एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, नॉट रिलेटेड टू यूजीसी नेट जेआरएफ बट रिलेटेड टू द पीएचडी एडमिशंस दैट आर ऑन गोइंग इन जेएनयू। तो जेएनयू की पीएचडी एडमिशन की जो डेट है वो टाइम एंड अगेन जो है वो शिफ्ट होती जा रही है। पहले वो 14 तारीख थी, फिर उसके बाद वो है 24 तारीख हुई एंड अभी जो लेटेस्ट नोटिस है वो 28 ऑफ जुलाई तक है। सो हम देख रहे हैं कि जेएनयू के पीएचडी एडमिशंस के लिए रिसर्च सिनॉप्सिस जो है हर स्टूडेंट्स को बनाना होगा एंड उसी के साथ साथ जो जेएनयू के पीएचडी एडमिशंस है वो डीयू के पीएचडी एडमिशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट इससे हैं, क्योंकि जो डीयू के पीएचडी एडमिशंस हैं उनमें जो है लिमिटेड स्कूल्स हैं एंड लिमिटेड सेंटर्स है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप जो हैं जेएनयू में डिफरेंट सेंटर्स में जो है अप्लाई कर सकते हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आप एक फॉर्म के थ्रू जो है वो आप 3 सेंटर्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि सेंटर्स कैसे डिसाइड करें। ठीक है, सेंटर्स डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले जो है ब्रोशर जो जेएनयू रिलीज किया है इस बार जेएनयू ने, आपको उसको रेफर करना होगा एंड उसमें आपको देखने होंगे कि कौन से सेंटर में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अप्लाई करना है। आफ्टर फिलिंग अप ऑफ द फॉर्म, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप रिसर्च टॉपिक कौन सा लेंगे एंड उसी के साथ रिसर्च टॉपिक के बाद आप डिसाइड करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल जो है आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, कभी भी टॉपिक जो भी आप डिसाइड करें, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको टॉपिक से ज़्यादा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है आपको फोकस करना है कि वहाँ पे जो ऑनगोइंग, पहले तो टीचर्स कौन से हैं, फैकल्टीज जिनको प्रोफेसर्स बोल सकते हैं, प्रोफेसर्स कौन से हैं एंड उनका रिसर्च एरिया क्या है। सेकेंडली, आपको जो है अगर आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं एंड जेएनयू में अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी इन टच होंगे टीचर्स के, फैकल्टीज के, प्रोफेसर्स के। बट अगर कोई और यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है वो अप्लाई करना चाह रहा है जेएनयू में, तो आपको प्रोफेसर्स के साथ थोड़ी बॉन्डिंग या फिर एक तरीके से कहूँ तो थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट विल हेल्प यू फर्दर इन योर एडमिशन, बिकॉज एट द एंड आप ये देखोगे कि उन्हीं टीचर्स जो प्रोफेसर्स हैं या फैकल्टी मेंबर्स हैं वही आपका एट द एंड जो है इंटरव्यू पैनल में क्वेश्चंस पुट ऑन करेंगे। तो अगर आप उनसे जाके मिलते हो या उनसे जाके आपको कुछ आइडिया मिलता है टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी आपको अगर हेल्प मिलती है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज यू कैन देन डिफेंड योर प्रपोजल वेल इन द इंटरव्यू पैनल। तो फर्स्ट थिंग है कि आप पहले एरिया डिसाइड करिए, रिसर्च एरिया कौन सा है। सेकंड थिंग आपको डिसाइड करना है, सेकंड थिंग आपको जो है टीचर्स के पास जाके उनसे थोड़ा आपको मीट करना होगा, उनसे थोड़ा आपको आइडिया लेना पड़ेगा। थर्ड थिंग आपका आता है कि आप कैसे जो है अपना प्रपोजल अच्छे से बना पाओगे। देखो, टॉपिक प्रपोजल जो है आप कितना भी अच्छा बना लो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, दे फेल इन डिफेंडिंग द प्रपोजल। ठीक है, एंड व्हेन यू फेल इन डिफेंडिंग द प्रपोजल ऑटोमेटिकली आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो सबसे पहले अपने टॉपिक पे पकड़ रखो। ठीक है, प्रपोजल अच्छा बनाओ, पढ़ो, उस पर कोई भी एक बुक उठाओ जो एक सिनॉप्सिस कवर करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जो है वो जेंडर स्टडीज में जाना चाह रहा है, ठीक है, एंड जेंडर स्टडीज में आपका एक बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है, तो इस ब्रॉडर टॉपिक को थोड़ा नैरो डाउन करो पहले। ठीक है, जेंडर स्टडीज में कौन सा जेंडर स्टडी आप देख रहे हो, ट्रांसजेंडर्स को देख रहे हो या थर्ड जेंडर को देख रहे हो या विमेन्स या फिर फेमिनाइन जो क्या कहते हैं फेमिनिस्ट कॉन्सेप्शन देख रहे हो या मेनिज्म देख रहे हो, तो कौन से एस्पेक्ट ऑफ जेंडर को आप देख रहे हो। ठीक है, तो पहले वो डिसाइड करो। अब जब जेंडर स्टडीज में आपने डिसाइड किया कि ठीक है भाई हम ट्रांसजेंडर में उठाएंगे, तो ट्रांसजेंडर का कोई एक सॉलिड लिटरेचर पढ़ो एंड उसमें आप लिटरेचर पढ़ने में ये देखो कि अगर आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो तो या आप इंडिया का ले रहे हो या किसी भी कंट्री का ले रहे हो, केस स्टडी में आप अपना एरिया डिसाइड करोगे, तो उस एरिया से रिलेटेड जो है आप लिटरेचर को निकालो। जब उस एरिया से रिलेटेड आप एक भी बुक को फाइंड आउट या एक भी आर्टिकल, जर्नल, न्यूज़पेपर क्लिपिंग कुछ भी फाइंड आउट कर लोगे, इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू गैदर द मटीरियल और गैदर दी सोर्सेज फॉर योर लिटरेचर रिव्यू। अब उसके बाद आता है टॉपिक कि भाई बुक्स वगैरह अरेंज कहाँ से करें। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के लिए बुक्स कहाँ से अरेंज करें, तो देखो इसका सबसे बेस्ट तरीका है एनाज आर्काइव। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, एनाज आर्काइव भी है। ठीक है,
उसके बाद है आपका जेड लाइब्रेरी, लिबजिन, ये सब तो आप बिल्कुल जो है गो टू सोर्सेज हैं आपके, ये मैं आपको कैप्शन में लिख के दे दूंगी, आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। तो एनाज आर्काइव, लिबजिन, जेड लाइब्रेरी, ये 3 हैं, आप उससे रेफर कर सकते हो। गूगल स्कॉलर भी है, जे स्टोर भी है, ठीक है, कहीं से अपना जुगाड़ करो, लिटरेचर रिव्यू मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं मिलता है तो आप जो है बुक्स के जो है फ्रंट पेज एंड लास्ट पेज को पढ़ के भी उसका सिनॉप्सिस निकाल सकते हो, ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद इस कोई भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका पहले रैशनल सोचो कि जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, एग्जिस्टिंग जो काम हो चुका है इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट पे, उसमें ऐसा कोई तो चीज होगा जो छूट गया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जजमेंट पे काम करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल नालसा जजमेंट, ठीक है, नालसा जजमेंट एक्ट जो पास हुआ है 2019 में, आप सब जानते होंगे, या नहीं जानते तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जो कि है ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए, उनका पब्लिक जो अपीयरेंस है, पब्लिक एक्सेप्टेंस के लिए। तो अगर मैं जजमेंट में काम कर रही हूँ तो जजमेंट का मेरे को पहले प्राइमरी सोर्स ये होगा कि गवर्नमेंट जो जजमेंट निकाल रही है उसको मैं पढूं, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्सेज पे बहुत ज्यादा फोकस करना, अगर कहीं से अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सोर्सेज देयर, इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग गवर्नमेंट एस्पेक्ट, तो प्राइमरी सोर्स गवर्नमेंट के डेटा को उठाओ। और अगर अपने आप को डिफेंड करना है किसी चीज में कि एरिया क्यों चूज किया है, इफ इट्स ऑन समथिंग कॉल्ड गवर्नमेंट का थिंग है, तो उसमें आप सीधा ये बोलो कि हाँ भाई हमने गवर्नमेंट का डाटा हमने लिखा था, सेंसस वी हैव सॉ एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस टॉपिक, ठीक है। तो आपके पास एक रैशनल होगा एंड एक डिफेंडिंग के लिए आपके पास पूरा एक एरिया रहेगा कि हाँ भाई हम ये टॉपिक इसलिए ले रहे हैं। स्कोप ऑफ स्टडी इसलिए बताना आपको जरूरी है कि भाई इस टॉपिक का आज के सिनारियो में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं, जैसे अभी जेंडर स्टडीज का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, ट्रांसजेंडर का क्यों इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं इंडिया की, जो कि पॉपुलेशन अच्छा होल्ड कर रही है, एंड अगर हम उनके राइट्स के बारे में या फिर हम उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है सोसाइटी के बारे में बात नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग ऑफ एलियनेशन उनमें आएगा, जिसके कारण जो इंडिया की यूनिटी या फिर इंडिया का जो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर कहीं ना कहीं वो हार्म करेगा। तो दैट इज द स्कोप ऑफ स्टडी दैट अ पर्सन कैन डिसाइड। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप स्कोप ऑफ स्टडी कैसे करते, कि आज के टाइम पे इस टॉपिक को, इस रिसर्च को क्यों करना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग पे आते हैं। अब आपका जो रिसर्च प्रपोजल है एंड जो आपका एडमिशन के बाद जो थीसिस लिखते हो, दे टू आर डिफरेंट थिंग्स, इट्स नॉट द सेम थिंग। मेरे को ये चीज बहुत सारे प्रोफेसर्स ने बोली है, ठीक है, एंड आप किसी भी टीचर से बात करोगे जो आपके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है या फिर बहुत ज्यादा आपसे अगर पोलाइट है या फिर बहुत ज्यादा आपसे ओपन है बात करने में, तो वो ये आपको एक चीज समझाएंगे कि द प्रपोजल यू कम विद इन योर इंटरव्यू is entirely different the proposal or the thesis you prepare during your PhD। कि जो प्रपोजल का टॉपिक रहेगा वो आपसे रीराइट करवा देंगे या चेंज करवा देंगे जब आपका PhD में एडमिशन हो जाएगा। तो प्रपोजल में इतनी ही मेहनत करो जिसमें तुम एक डिफेंड कर लोगे, ठीक है, इंटरव्यू में, एंड डिफेंड करने के बाद आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। उसके बाद आज के टाइम पे, या आज के टाइम पे नहीं बोलूंगी, देखो इंटरव्यू बेसिस पे जो है अब पूरा जो है सिस्टम इंटरव्यू बेसिस पे हो गया है PhD के एडमिशंस। एंड इंटरव्यू बेसिस के साथ एक चीज और ये भी हो रही है कि देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम टू PhD। सो प्रॉपरली देखोगे एक चीज तुम्हें पैटर्न दिखेगा कि स्टूडेंट्स जो कि पहले क्लोज थे मास्टर्स में प्रोफेसर्स के, वो एक्चुअली जो है PhD में एडमिशन उनको इजीली मिल रहा है। तो द थिंग इज कि अगर आप जो है PhD करना चाह रहे हैं तो हैव अ रेगुलर टॉक विद योर सुपरवाइजर, सो कॉल्ड प्रोफेसर्स हु यू वांट टू बी एज योर सुपरवाइजर्स, और दोज पीपल हु यू थिंक दैट कैन हेल्प यू और दे कैन हेल्प यू। तो सिंपल सी बात है, अगर PhD में एडमिशन लेना है तो प्रोफेसर्स के आगे पीछे थोड़ा घूमना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। ये बताएगा नहीं कोई, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट्स अ रियलिटी एंड पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम राइट नाउ। नाउ आते हैं बैक टू द कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल पे। कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल में बातें हैं स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का ये होता है बेसिकली कि आज की प्रॉब्लम क्या है, आप मतलब क्या प्रॉब्लम देख रहे हो, क्या गैप देख रहे हो, जिसको हम रिसर्च गैप देखते हैं कि इस चीज पे काम हो चुका है, इस चीज पे काम हो चुका है, बट कहीं ना कहीं जो मेजर लूप होल जो आपको दिख रहा है,
जो चीज छूट रहा है उसको आप रिसर्च प्रॉब्लम कह दोगे। अब आते हैं सेंट्रल क्वेश्चन पे। अब एक बात याद रखना, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, जो कि रिसर्च गैप है, उसी से रिलेटेड आपका सेंट्रल क्वेश्चन होगा, एंड इस सेंट्रल क्वेश्चन से आपका रिलेटेड होगा ये रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सपोज करो स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर द 2019 लेजिस्लेशन एक्ट ऑफ नालसा, फॉर एग्जांपल, जो कि मैं जेंडर स्टडीज का आपको बता रही हूँ, ठीक है, द ट्रांसजेंडर्स हैव अ लेस स्टिल हैव द इनविजिबिलिटी इन द पब्लिक डिस्कोर्स आफ्टर 2019, ठीक है, ये आपने एक प्रॉब्लम बताई है। सेंट्रल क्वेश्चन भी हो गया, यही हो जाएगा कि ये जो इनविजिबिलिटी क्यों है, उसके रीजंस क्या है। रिलेटेड क्वेश्चन ये हो जाएगा कि स्टेट्स जो हैं वो कौन से स्टेप्स उठा रही है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है वो क्या क्या कदम उठा रही हैं, इस पे आप काम कर सकते हो। देन आता है हाइपोथेसिस। अब ये बात ध्यान रखना कि हाइपोथेसिस ऐसा प्रिपेयर करना है आपको, एंड हाइपोथेसिस एक पैराग्राफ नहीं होता, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक पैराग्राफ में कभी हाइपोथेसिस लिख कर मत ले जाना किसी भी प्रोफेसर के पास, वो तुमको उल्टे पांव भगा देगा। हाइपोथेसिस इज ऑलवेज ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन में हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, एंड ये जो 2 लाइन में हाइपोथेसिस होगा ये ऐसा होगा जिसको आपको नल एंड वॉइड करना है, ठीक है, हाइपोथेसिस को आपको नल एंड वॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो डिपेंड करती है आपका नेचर ऑफ जो टॉपिक है। अब सपोज करो तुम टॉपिक ले रहे हो जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे, ठीक है, एंड रीजन ले रहे हो आप जो मिडल ईस्ट वाला है, तो तुम रिसर्च मेथोडोलॉजी में, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये लिख सकते हैं वी विल गो फॉर द, इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक और तुम्हारे को एग्जाम्पल के रूप में मैं ये समझाऊंगी, केवीएस मदान करके एक बुक है, ठीक है, उसमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड करके पूरा एक चैप्टर डिवोटेड है, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से कवर्ड है तुम्हारा, ठीक है। तो अगर तुम अगर प्रिपेयर करोगे अपना प्रपोजल तो उसके पहले मेथोडोलॉजी पढ़ना, ठीक है। मेथोडोलॉजी देखो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि तुम्हारा फील्ड ऑफ स्टडी होता है जिसको एथनोग्राफिक स्टडी कहते हैं, मेथोडोलॉजी में तुम्हारा क्वालिटेटिव स्टडी होता है, क्वांटिटेटिव स्टडी होता है, तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा टॉपिक कैसा है एंड उसके अकॉर्डिंग जो है तुम कैसा मेथोडोलॉजी लोगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड लिटरेचर रिव्यू, ये जो पार्ट्स हैं ये तुम्हारा क्रक्स ऑफ द प्रपोजल है। अगर तुमने ये अगर बढ़िया बनाया तो तुम्हारा ऑब्वियसली एडमिशन होगा, एंड थोड़ा अगर तुम प्रोफेसर से अगर बात वगैरह कर रहे हो दे विल हेल्प यू, तो यू विल डेफिनेटली गेट एडमिशन इन पीएचडी। अब आते हैं टेंटेटिव चैप्टराइजेशन पे। चैप्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि तुमने टॉपिक को कैसे तुम डिवाइड करके जो है उसमें तुम कैसे काम करना चाहोगे। सपोज करो मैंने ट्रांसजेंडर लिया तो उसका पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगी, फिर उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया, सेकंड चैप्टर में लूंगी कि कैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है डिफाइन हो रहा है डिफरेंट स्टेट्स में, थर्ड चैप्टर में ले लूंगी गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, फोर्थ चैप्टर जो मैं कंक्लूजन दिखा दूंगी। तो इट्स अ टेंटेटिव थिंग, एंड हर चैप्टर का नाम देने के बाद आपको 3-4 लाइनों में उनको एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस जो है ऑलवेज यूज एपीए 6th एडिशन, एंड रेफरेंसेस जो है आपके लिमिटेड होने चाहिए, उतना ही रखो रेफरेंसेस जितना तुम पढ़े चुके हो या तुम्हें उन रेफरेंसेस के बारे में पता हो। ज्यादा लंबा रेफरेंसेस रख के कोई फायदा नहीं होता है, बिकॉज प्रोफेसर जो है वो तुमसे डायरेक्ट पूछेंगे हाँ भाई ये बुक पढ़ी है तुमने, तो बताओ इस बुक में क्या पढ़ा है, ठीक है, हु रोट दिस बुक, और दिस बुक में जो ऑथर है वो क्या बात कर रहे हैं, आपने इस बुक को क्यों लिया है अपने प्रपोजल के लिए। तो रेफरेंसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही लिखो जितना तुमने पढ़ा हो और जितना तुम जो है डिफेंड कर पाओ, ठीक है। तो ये माना जाता है कि तुम अगर 4 बुक एंड 10 आर्टिकल भी अगर पढ़ के या रिसर्च पेपर पढ़ के अपना तुम प्रपोजल बना रहे हो तो दैट्स अ फेयर इनफ, ठीक है। अब आते हैं आगे रिसर्च प्रपोजल के थोड़ा और चीजें हम चूज करते हैं कि रिसर्च एरिया कैसे चूज करें। रिसर्च एरिया डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, ठीक है। रिसर्च एरिया को कभी भी ब्रॉड मत रखना, उसको हमेशा नैरो डाउन करो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति जो है वो विमेन के ऊपर कुछ लेना चाह रहा है, ठीक है, तो विमेन के ऊपर कौन सा एस्पेक्ट लेना चाह रहे हो, मैरिटल एस्पेक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस वाला एस्पेक्ट, या सोसाइटल में जो डबल बर्डन हो रहा है विमेन पे, तो कौन सा एस्पेक्ट लेना चाह रहे हो
उसके बाद तुमने जब विमेन में, अगर सपोज करो तुमने डोमेस्टिक वायलेंस का एस्पेक्ट उठाया है, तो उस डोमेस्टिक वायलेंस के एस्पेक्ट में तुम कौन सा रीजन कवर्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यूपी कवर्ड करोगे या फिर एमपी कवर्ड करोगे, दिल्ली कवर्ड करोगे, या फिर एक कंपैरेटिव स्टडी करोगे दिल्ली और यूपी का, यूपी और एमपी का। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो नैरो डाउन करो अपना टॉपिक। ये नहीं कि लंबा चौड़ा ले लिया टॉपिक और उसके बाद फिर जो है तुम जाते ही सीधा तुमसे टीचर यही पूछेगा दिस इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, यू हैव टू नैरो डाउन दिस टॉपिक। ठीक है, अगर तुम कोई हिस्टोरिकल इवेंट उठा रहे हो तो उसको टाइम फ्रेम में उसको बाउंड करो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किसी भी टॉपिक में तुम एक टाइम बाउंडेशन डाल दो। टाइम बाउंडेशन कैसे डालोगे, देखो कि अगर सपोज करो तुमने टॉपिक लिया है नॉर्थ ईस्ट के वायलेंस पे, तो तुम नॉर्थ ईस्ट का वायलेंस में तुम बोल दो कि मैं 60s से 1990s तक देख रहा हूँ। ठीक है, तो तुमने 30 साल का एक टाइम पीरियड डाल दिया। ठीक है, अगर तुम जो है 1991 का इंडिया रशिया के रिलेशंस देख रहे हो, तो तुम ये बोल सकते हो भाई मैं सोवियत के ब्रेक होने के बाद का मैं टाइम पीरियड 1991 से लेकर 2025 तक देख रहा हूँ। इंडिया रशिया के रिलेशंस, उनका अगर पार्लियामेंट है, और मतलब जो भी तुम्हारा टॉपिक है वैसे, तो तुम टाइम फ्रेम एक करके अपने टॉपिक को नैरो डाउन कर सकते हो। एंड दूसरा जो तरीका है वो है कि आप जो है रीजन स्पेसिफिक हो एंड टाइम बाउंडेशन डालो, तो इससे आपका जो टॉपिक है वो नैरो डाउन हो जाएगा। रेफरेंसिंग में दो चीजें हैं, एक एपीए है और एक है इंटेक्स्ट साइटेशन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक में, अगर तुमने कुछ भी उठाया उसमें अगर तुम्हें जजमेंट्स मिल रहे हैं, यूएन के हो गए या फिर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के या फिर इंटरनेशनल एजेंसी के, तुम्हें जजमेंट्स मिल रहे हैं, तो तुम उसको उठाओ, प्राइमरी सोर्स में डालो। इट विल वर्क एंड इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑन द फैकल्टीज और इट विल गुड इम्प्रेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू। अब आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे मैंने बताया था क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव में आपका हाइपोथेसिस हमेशा नल होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में कभी भी हाइपोथेसिस आप नहीं लिखोगे। क्वालिटेटिव रिसर्च तब होता है जब आपको चीजें बहुत ज्यादा आप स्पेसिफिक कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा बेसिक कर रहे हो, क्वालिटेटिव क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, तो आपका हाइपोथेसिस नल है। यहाँ पे हाइपोथेसिस आप नहीं लिखते हो। अगर आप क्वांटिटेटिव ले रहे हो, मोस्ट ऑफ द रिसर्च आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, जहाँ पे आप एक बड़ा पॉपुलेशन ले रहे हो, 20-30 का सैंपल साइज ले रहे हो, उन पे रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, उनसे वो क्या बोलते हैं आपके क्वेश्चनर्स भरवा रहे हो, तो ये एक तरीके का क्वांटिटेटिव रिसर्च है जो आपको एक हाइपोथेसिस बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। जैसे कि प्राइमरी सोर्सेज में आपके गवर्नमेंट डाटा हो गया, एथनोग्राफिक स्टडी हो गई। सेकेंडरी सोर्सेज में जो आपकी बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए, ऑथर्स का रिटन जो जर्नल्स, रिसर्च पेपर, ये सब आ जाएगा। एथनोग्राफिक स्टडी है कि जब आप उस एरिया में जाके जो है प्रॉपर जो 6 महीने रह के एंड फिर आप उन लोगों के बीच में रह के उन लोगों से बातचीत करके आप जो है कुछ रिसर्च में फाइंडिंग्स कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स के दौरान की जाती है, सर्विस के दौरान की जाती है, इंटरव्यूज के दौरान की जाती है, जहाँ पे लोग जो है नॉर्मल आपसे बातचीत करते हुए उनको स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड वे में जो है आप लोगों से बातचीत करते हुए आप रिसर्च करते हैं एंड इसी बेसिस पे आपका रिसर्च गैप जो है फाइंड आउट हो जाता है। तो ये आपका पूरा जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है जो मैंने आपको समझाया अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम फ्रेम के बारे में बताया। अगर वॉर के बारे में ले रहे हो तो वॉर के बारे में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ ही अपने जो प्रपोजल है उसको ले जाना। अगर कम्युनिटी राइट्स की बात कर रहे हो तो उसमें जजमेंट्स देखो, ओरिजिनल वर्क ऑफ स्कॉलर्स को देखो। ऑलवेज इंक्लूड अ फीजिबल टाइम फ्रेम, कि जो टाइम फ्रेम तुम्हें इजीली एक्सेसिबल रहे, जिसमें तुम्हें लिटरेचर आराम से मिले। एंड उसी के साथ साथ रिसर्च की फीजिबिलिटी देखना कि हमेशा अगर तुम ऐसा कोई एरिया ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रिसर्च का एरिया देखा था व्हेन आई वाज इन मास्टर्स। मुझे एक स्कॉलर मिली थी, उन्होंने फरगना वैली पे किया था एंड उन्होंने अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखेगा इफ फीजिबल एथनोग्राफिक स्टडी कुड बी कंडक्टेड। तो उनका जो रिसर्च एरिया था वो फरगना वैली की तरफ था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो रीजन है वो प्रोन टू जो है वायलेंस है। तो वो चीज आप भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप ऐसा टॉपिक ले रहे हो जहाँ पे जो रीजन जो है स्टेबल नहीं है, तो आप ये चीज अपने प्रपोजल में ये लाइन यूज कर सकते हो। उसके बाद रीजन की डेफिनेशन, रैशनल एंड स्कोप में आप रीजन दोगे कि आपने यही टॉपिक क्यों चूज किया और इस टॉपिक का आज के टाइम पे क्या रेलेवेंस है।
थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू। अब थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपने जो है हर एस्पेक्ट ऑफ जो आपका टॉपिक है उस पे हर एस्पेक्ट पे आप लिटरेचर पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉर पे पढ़ रहे हो तो वॉर के बैकग्राउंड पे पढ़ रहे हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। फिर वॉर का आप पढ़ रहे हो कि उसमें जो प्लेयर्स इन्वॉल्व है उनका पॉलिटिक्स क्या है। फिर आप उस पे पढ़ रहे हो कि उस पे जो है उन्होंने कैसे दोनों ने मिलके काम किया है, ठीक है, रेजोल्यूशन की तरफ कैसे गया। तो ये थीमेटिक लिटरेचर होता है, ठीक है, वो आप इंक्लूड करोगे। उसके बाद इसका वर्ड लिमिट जो है 4000 से 7000 के बीच में होता है। एंड आपको जो है वो टाइम्स न्यू रोमन का फॉर्मेट अपनाना है, जहाँ पे आपका जो मेजर ये होगा ना, आपका जो बॉडी ऑफ द वर्क होगा वो आपका 12 में होगा, एंड जो आपका हेडिंग्स होंगे वो आपको 16 में रखना है, ठीक है। सो विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच अगर आपने मेरी वीडियो अंत तक देखी होगी। आपको जेएनयू के पीएचडी एडमिशन्स के लिए वेरी वेरी गुड विशेस फ्रॉम माय साइड, ठीक है। प्रपोजल अच्छे से बनाना अपना, एंड उसी के साथ साथ ट्राई टू कनेक्ट विद सम प्रोफेसर्स, ठीक है, बिकॉज विदाउट कनेक्टिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू पीएचडी, ठीक है। एंड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो ना, देर इज ओनली वाइवा, एंड जब वाइवा ही आपका इंटरव्यू बेसिस पे ही है तो देर आर सम थिंग्स दैट कैन वर्क ऑन अ पर्सनल लेवल मोर। सो आई वुड से दैट अगर पर्सनली आप जाकर प्रोफेसर से मिल रहे हो या पर्सनली उनको अपना प्रपोजल दिखा रहे हो, उनसे बात वगैरह कर रहे हो, तो इट विल हेल्प यू मोर इन योर यू नो एडमिशन प्रोसेस। सो विद दिस वीडियो होती है आज की खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। उसी के साथ साथ मुझे मेल कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे, एंड उसी के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी को पीएचडी से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।